अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये हफ़्ता शुरू होने जा रहा है और इस हफ्ते में काफ़ी कुछ होना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ईद की वजह से रुकी हुई थी और उसके बाद अब हम देखेंगे कि मंडे से जब पहला वर्किंग डे स्टार्ट होगा, अदालतें भी खुलेंगी और मामलात भी होंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो इस वीकेंड से ही काम उठा दिया है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जल्द से जुलूस का सिलसिला शुरू हो चुका है। फिर इसके साथ साथ ज़िमनी इंतखाबात की भी आमद है, तो उसके हवाले से भी एक हमें नज़र आ रही है एक्टिविटी। उसके लिए कैंपेन चल रही है मुख्तलिफ शहरों में, तो उसकी वजह से भी लोग रोड्स पर हैं और एक भरपूर किस्म की सियासी सरगर्मी पीटीआई की तरफ से देखने को मिल रही है। ये सब कुछ है, इसके ऊपर बात करेंगे अगला हफ्ता क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि आदिल राजा से जुड़ी एक अहम खबर है। एक मुकदमा वो हारे हैं और उसके ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही है। वो मुकदमा क्या वो मुकम्मल तौर पर हार गए हैं या खबर को क्या किस अंदाज से पेश किया जा रहा है, इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। एक इस हवाले से भी जुड़ी खबर है कि दो सीनियर मीडिया पर्सन्स आपस में आमने सामने आ गए हैं, जो कि कभी एक वक्त में बड़ा अच्छा एक दूसरे के साथ काम भी कर चुके हैं और बड़ा कामयाब उन्होंने प्रोजेक्ट भी दिया टीवी को। लेकिन आज अफसोस की बात है कि थोड़ा काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर कुछ एक दो अहम खबरें हैं जो कि आपके साथ मैं शेयर करूँगी। सनम जावेद साहिबा का ख़त है जेल से जो उन्होंने भेजा है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मरियम नवाज़ साहिबा ने भी एक कोशिश की है कि ख़बरों में आने की और कुछ कोशिश की है कि जी दिखाने के लिए कि आवाम को बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है वो आपके सामने रख देंगे। तो इस व्लॉग में काफ़ी कुछ है जी आपके लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज़ यहीं से करते हैं कि अहम हफ्ता ये क्यों और कैसे शुरू होने जा रहा है। मंडे के रोज़ पहले तो इद्दत केस की समाअत है जो कि मुलतवी की गई थी। अव्वल तो उसी वक्त इसकी हो जानी चाहिए थी जो सज़ा मुअत्तल थी, लेकिन हमने देखा कि सज़ा मुअत्तली नहीं फ़ैसला किया गया। खावर मानिका के वकील पेश ही नहीं हो रहे और अब मंडे के रोज़ इसकी समाअत होनी है। देखते हैं कि ये वकील आज भी पेश होते हैं या कोई नए डिलेइंग टैक्टिक्स के ज़रिए इस मुकदमे को भी लटकाया जाता है, क्योंकि अगर इस मुकदमे में सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो बुशरा बीबी साहिबा रिहा हो जाएंगी, आज़ाद तस्वुर की जाएंगी। तो ये इस लिहाज से एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुकदमा है। तो पहले तो इद्दत केस के ऊपर होगा और ये बात उस वक्त जज साहब ने कही थी कि अगर उस दिन रोज़ भी खावर मानिका की तरफ से कोई पेश ना हुआ तो फिर वो उनकी एब्सेंस में ही इसके ऊपर सज़ा मुअत्तली के हवाले से जो भी फ़ैसला होगा वो सुना देंगे। तो ये काफ़ी होपफुल होगा इसका फ़ैसला। काफ़ी उम्मीद है कि ये सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। ट्यूसडे को बड़ा इम्पॉर्टेंट है मामला, क्योंकि इस रोज़ जो इमरान खान साहब का साइफ़र केस है उसकी समाअत होनी है। ये भी केस तकरीबन उड़ चुका है और इसके बारे में ख़ुद जज साहब के रिमार्क्स थे कि हाथी निकल गया, दुम रह गई है। तो अब ये दुम मंगल को निकलेगी या इसमें मज़ीद एक दो रोज़ लग जाएंगे, ये अब देखना होगा। लेकिन बज़ाहिर इस केस में जितने भी रिमार्क्स आए उससे भी कोई ये नहीं शक होता कि इस केस को भी लटकाया जा सके मज़ीद। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इसमें इमरान खान साहब की बरियत ही हो जाएगी। और तीसरा जो केस है वो है अलकादिर ट्रस्ट केस में ज़मानत का केस। ये बुध को लगी हुई है इमरान खान साहब की पिटिशन ज़मानत की, तो इसके ऊपर वैसे मैं थोड़ा इसको रीचेक कर लूँगी, लेकिन मेरा अंदाज़ा यही है कि ये बुध वाले दिन ही पिटिशन लगी हुई है। इससे पहले ये पिटिशन लगी थी लतीफ़ खोसा साहब को, इसमें ज़मानत वाले केस में अपीयर होना था, लेकिन उस दिन वो अडयाला जेल चले गए थे खान साहब से मुलाकात के लिए। वैसे मेरा अंदाज़ा है कि उस वक्त भी उन्हें यहाँ पर हेयरिंग के लिए होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल अब ये बुध वाले दिन इसके ऊपर भी समाअत होनी है। तो बैक टू बैक ये केसेस हैं जी खान साहब के जिनके ऊपर समाअतें होनी है। इस लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीक है और इसमें काफ़ी उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि रिलीफ मिल सकता है और जो केसेस में सज़ाओं के हवाले से मामलात जो पहले काफ़ी दिनों से लटके हुए हैं वो थोड़ा से आगे बढ़ सकते हैं। तो इस लिहाज से तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ेगी। अब हम ये भी देख रहे हैं कि पीटीआई की तरफ से ऐलान किया गया है कि पंजाब में भी जलसे किए जाएंगे अप्रैल के एंड में और इन जलसों के हवाले से भी एक शेड्यूल तरतीब दिया जाएगा। इस सिलसिले में एक कमेटी बना दी गई है जो कि जलसों का शेड्यूल अनाउंस करेगी। इस कमेटी में तकरीबन पंजाब के सभी जो प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं पीटीआई के वो सब शामिल हैं, जिसमें रेहाना डार साहिबा, जैन कुरैशी साहब, मेहर बानो साहिबा, जरताज गुल साहिबा, सिमाबिया ताहिर साहिबा, शेख वक्कास अकरम, हामिद रज़ा साहब,
मियाँ असलम इकबाल, ओन अब्बास बप्पी, राय हसन नवाज़ और एजाज़ मिन्हास, ये सब लोग शामिल हैं। इसके अलावा जो अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली के, वो भी इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से ये सारी जो प्रोमिनेंट लीडरशिप है वो इस कमेटी का हिस्सा है पंजाब की, जो कि शेड्यूल करेगी, जलसों के शेड्यूल का ऐलान करेगी और अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ये जलसे प्लान किए जा रहे हैं और ये बड़ा मस्ट है। देखिए, मैं पहले कह चुकी हूँ आपसे कि जब तक पंजाब में तहरीक नहीं उठेगी उस वक्त तक आप नहीं कह सकते कि ये सिलसिला किसी भी तरह हुकूमत पर प्रेशर बढ़ा सकेगा। बहुत अच्छे जलसे हुए, पशीन का भी, चमन में भी बड़ा ज़बरदस्त जलसा हुआ और इसके बावजूद भी जो प्रेशर सही बनेगा वो उसी वक्त बनेगा जब पंजाब की तरफ आप रुख करेंगे और वहाँ पर उसका रिस्पांस कैसा होगा ये देखना होगा। क्या ताकत का इस्तेमाल करेगी हुकूमत या फिर यहाँ पर फ्री हैंड दिया जाएगा? फ्री हैंड देने के चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। बज़ाहिर यही लग रहा है कि पंजाब में ताकत का इस्तेमाल ही किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि तहरीक को यहीं पर उठने ही ना दिया जाए पंजाब में। तो अब उधर शेर अफजल मरवत साहब ने आज जो कोहाट में जलसा किया है, बड़ा ज़बरदस्त उनका जलसा था, तो उसमें भी उन्होंने ये ऐलान किया कि अब हम पंजाब जा रहे हैं और वहाँ पे भी हमें करनी ही होगी तहरीक शुरू और आपको वहाँ पे हमारा साथ देना होगा। तो वो तो ये ललकार रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा होगा ये अब देखना होगा। बाकी जनाब, ये पीटीआई की जो एक्टिविटीज़ हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इस वीक में, क्योंकि 21 अप्रैल को जो है ज़िमनी इंतखाब भी होने जा रहा है। तो अब वो कैंपेन भी स्टार्ट हो गई है मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सीट्स जो हैं ज़िमनी इंतखाब की, उसमें मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने अपने तौर पर अब कैंपेन स्टार्ट कर चुके हैं। तो वो भी एक एक्टिविटी हमें नज़र आ रही है। तो काफ़ी ये इस लिहाज से इन तमाम तर हवालों के हिसाब से देखा जाए तो ये पॉलिटिकली बड़ा एक्टिव किस्म का हफ्ता जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अब आ जाते हैं जिस बात के ऊपर कि आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक जलसे से खिताब किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी यूं तो 4 अप्रैल को होती है, लेकिन उस वक्त ये सदर वदर के इंतखाब और ये सब चीज़ों में मसरूफ़ थे, सेनेट इंतखाबात में, तो इन्होंने जनाब उस वक्त बरसी मनाई नहीं थी भुट्टो साहब की। तो भुट्टो साहब की बरसी में कुछ इन्होंने तातुल किया और अब आज के रोज़ ये जलसा करके बरसी जो है वहाँ पे मनाई गई है। और इस बरसी में जो खिताब हुए हैं उसने मुझे आज थोड़ा सा बात करने पे मजबूर किया है कि आप जो बरसी मना रहे हैं वो भुट्टो की मना रहे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मना रहे हैं, लेकिन जो आपकी इस वक्त अमली सियासत है वो तो खुद भुट्टो के कातिलों के मरहून मिन्नत है, बज़ाहिर ऐसा लगता है। क्योंकि ज़ियाउल हक साहब जो है वो उस वक्त के आमिर डिक्टेटर थे जिनके दौर में भुट्टो साहब को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और सबको मालूम है कि ये उन्हीं के इमा पर सुनाई गई थी। और आज आप फिर अगर इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए हैं और उनके कहने के ऊपर हुकूमतें बनाने और बिगाड़ने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, तो फिर आप किस मुंह से जाके जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी मना रहे हैं? वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसने अपनी जान दे दी, जिसने हंसते हुए चूमते हुए फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया, लेकिन डिक्टेटर के हाथ के ऊपर बैत नहीं की। आपने उसके लेगेसी को लेकर चलना था, लेकिन आप तो उल्टा डिक्टेटर की लेगेसी को लेकर चल रहे हैं। तो हमें तो आज समझ नहीं आई कि आज बिलावल भुट्टो किस मुंह से नाना की बात कर रहे थे, नाना के उसूलों की बात गिनवा रहे थे, जबकि आपने उनके उसूल ही पसे पुश्त डाल दिए हैं। और हम ये सोचने पे मजबूर हैं कि आपका ताल्लुक़ क्या है जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, आप कौन हैं उसके? वो तो हमें भी पता है कि आप नवासे हैं, वो आपके नाना हैं, लेकिन मैं सियासी ताल्लुक़ की बात कर रही हूँ कि आपका सियासी ताल्लुक़ उनसे क्या है। सियासी तौर पर तो आपका उनसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, क्योंकि अगर आप उनके साथ सियासी ताल्लुक़ रखते हैं, भुट्टो की पॉलिसी से मुझे भी बहुत सारी चीज़ों पे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन एक बात तो है कि आखिर में आकर उन्होंने डिक्टेटरशिप को अच्छी टक्कर दी और उसूल की बुनियाद पर वो खड़े हुए और उसके बाद उन्होंने फांसी के फंदे को गले में डाल लिया। तो बात ये कि आपका उसूल क्या है? आपका उसूल ये है कि आज सेनेटर फैसल वावडा को आप इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर वोट दे रहे हैं। आपका उसूल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर आप तहरीक अदम एतमाद की पूरी सेज से जाते हैं। आपका उसूल ये है कि आज जाली मैंडेट वालों को आप वज़ीर आज़म बनवाते हैं। और आपका उसूल ये है कि आप आइन और जमहूरियत को रौंदते हुए ख़ुद भी ओहदे ले लेते हैं, सदर बन जाते हैं, अपनी भी सिंध भी हुकूमत बना लेते हैं, सब कुछ ये कर रहे हैं। तो आपके उसूल तो ये हैं, तो आपका क्या ताल्लुक़ है उसूलों के साथ या भुट्टो के उसूलों के साथ? तो न जाने इन्होंने भुट्टो के उसूलों को, भुट्टो की लाश को कितनी देर अभी
इसके ऊपर सियासत करनी है और इससे कितने फ़ायदे उठाने हैं। लेकिन फ़ायदे आप भले उठाएं, सियासत भी भले आप करें, नाम भी उनका ज़िंदा रखें, लेकिन फिर उनके उसूल फॉलो भी तो करें। जिस मकसद के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है उसको भी तो आप आगे लेके चलें। आप तो जो उल्टा जिन इदारों के हाथों उन्हें कुर्बानी हुई, आप तो उन्हीं के आलाकार बने बैठे हैं। तो आपका और भुट्टो का अब आपस में ताल्लुक ही क्या है? तो ये बात मुझे बहरहाल समझ नहीं आई। ऊपर से आपने ये अजीब सा जुमला भी कह दिया कि भुट्टो आज भी जिंदा है और कब्र से हुकूमतें गिरा भी रहा है और बना भी रहा है। तो आपने तो ये एक तरह का इल्ज़ाम लगा दिया भुट्टो के ऊपर कि भाई वो हुकूमतें गिरा रहा है, बना रहा है। ये तो अवाम का हक है। और भुट्टो ने जो 1973 का एक मुत्तफ़िका दस्तूर दिया था इस मुल्क को, तो इस दस्तूर की जो आप अगर इब्तिदा देख लें तो वो ये कहती है कि जो इक़्तिदार आला है वो अल्लाह ताला का है, और उसके बाद जो अवाम है वो इस इक़्तिदार आला की मालिक हैं, और वो अपने मंशा और मर्ज़ी के साथ जितना इक़्तिदार जो है वो अपने अवामी मुंतखब नुमाइंदों को ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये है बुनियादी तौर पर उस आइन का पहला उसूल ज़ाब्ता जो कि आपके अपने नाना ने दिया था। तो आज आप ये बात कह रहे हैं कि जी वो बना रहा है, वो नहीं बना रहा भाई, वो ही बनवा रहे हैं जिन्होंने आपके नाना को हैंग करवाया था, और आप आज उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं। तो ये सारी कहानी है। 75 साल से हुकूमतें बनाना बिगाड़ना उन्हीं के हाथों में है, और आपके नाना ने इसी के ख़िलाफ़ अपनी जान दी थी, लेकिन आपने उस नाना की जान के उसूलों के ऊपर नहीं कोई अपनी सियासत चलाई, बल्कि आपने उल्टा उस 73 के आइन को रौंद डाला जो आपके नाना ने आपको दिया था। तो ये था जी बिलावल भुट्टो का सियासी कारनामा। और अब ज़रा आ जाते हैं इस बात की तरफ कि आदिल राजा साहब के साथ क्या हुआ है। आदिल राजा साहब ने जो है, आपको पता है, यूट्यूबर और जो जिनका कोर्ट मार्शल भी हो चुका है, साबिक फ़ौजी अफसर, काफ़ी खटकते रहते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ़ौज पर तनकीद करते हुए नज़र आते हैं, और काफ़ी मुख्तलिफ सा ही किरदार है। कुछ लोग उनको पसंद भी करते हैं और उनको समझते हैं कि उनके पास बड़े ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, और कुछ समझते हैं कि वो सिर्फ ड्रामेबाजी करते हैं। तो बहरहाल आदिल राजा साहब के खिलाफ ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने जो है हद तक इज़्ज़त का दावा किया था। इस दावे को खारिज करने की दरख्वास्त दायर कर दी थी आदिल राजा ने बरतानवी अदालत ने, लेकिन आदिल राजा की ये दरख्वास्त जिसमें वो मुकदमा खारिज करने की इस्तदा लेकर गए थे, उसे डिसमिस कर दिया है बरतानवी अदालत ने। और इतना ही नहीं बल्कि 10,000 पाउंड जुर्माना भी उन्हें अदा करने के लिए कहा है सिक्योरिटी की मद में। तो ये ऐसा नहीं है कि अभी मेन मुकदमा चल गया है, ये उसको रोकने की जो अपील थी या उसको खारिज करने की जो अपील थी उसको बेसिकली डिसमिस किया गया है लंदन की अदालत से। लेकिन बहरहाल ठीक ठाक किस्म का जुर्माना ज़रूर पड़ गया है। अब पाकिस्तानी अदालतें तो है नहीं कि जहाँ पर हद तक इज़्ज़त वगैरह के जो मामलात हैं वो कभी हमने मंतकी अंजाम तक पहुँचते देखे ही नहीं हैं। तो यहाँ पर लंदन में आपको पता है कि डिफेमेशन के लॉज बड़े सख्त हैं, और अदालतें जो हैं वो इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेती हैं। तो आदिल राजा साहब को ठीक ठाक किस्म का जुर्माना भी हो गया, और उसके ऊपर उन्हें काफ़ी सुबकी का सामना भी करना पड़ा है। और जो एस्टेब्लिशमेंट के हामी चैनल्स हैं वो काफ़ी इसके ऊपर आदिल राजा की बैंड भी बजाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अब आ जाते हैं जी इस बात की तरफ कि क्या ख़त में लिखा है सनम जावेद खान साहिबा ने, जो कि इस वक्त मियाँ वाली की दहशत गर्दी के मुकदमे में सरगोदा जेल में मौजूद हैं। और उनको आपको मालूम है कि बार बार अजीबो गरीब किस्म के केसेस में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो इस दफ़ा जो उन्होंने जेल से ख़त लिखा है बड़ा दिलचस्प है, जिसके दो पहलू हैं। एक तो इस ख़त के ऊपर आपको अफसोस भी होता है कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ किस किस्म का है कि एक निहत्ती औरत को किस तरह से एक जेल से दूसरी जेल में, एक मुकदमे से दूसरे मुकदमे में, एक थाने से दूसरे थाने में किस तरह से ख्वार किया गया है, और उनको किस तरह से एक गैर मंतकी किस्म के मुकदमात के सिलसिले में उलझा कर मुसलसल गिरफ़्तार रखा हुआ है, और तकरीबन अब इस सारे मामले को 1 साल होने को है। तो सनम जावेद साहिबा ने जो ख़त लिखा है उसमें उन्होंने यही बात लिखी है कि जी पहली गिरफ़्तारी इस बात पे की गई, दूसरी इस पे, करते करते 11 गिरफ़्तारियाँ उनकी कर ली गई हैं। और आखिर में वो सवाल उठा रही हैं, कहती हैं कि पूछना मैंने ये था कि कितनी बार गिरफ़्तार हो जाऊंगी तो फिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम आ जाएगा। तो ये वैसे तो एक उनका तंज भी है कि इतनी बार मुख्तलिफ़ मुकदमात में, एक ही दिन के मुख्तलिफ़ मुकदमात में गिरफ़्तार किया जाना वाकई ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और ये एक शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड है हमारी अदलिया के लिए भी, क्योंकि
इस तरह की बेहिस और क्या आप बंदा कहे कि मंतक से आरी किस्म की अदलिया शायद ही किसी और मुल्क में हो, किसी अफ्रीकी मुल्क में भी शायद ना हो, जो इस तरह के कॉमन सेंस पर मबनी फ़ैसले भी अगर नहीं कर सकती कि अगर एक औरत एक वक्त में जिना हाउस लाहौर में मौजूद है तो वो उसी वक्त में दूसरी जगह मियाँ वाली में कहाँ पे मौजूद कैसे हो सकती है। तो इतनी जो जहालत पर मबनी फ़ैसला है ये कोई और अदालत शायद ही कहीं दुनिया में कर सके। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बिल्कुल ठीक कह रही है मोहतरमा कि शायद अभी बहुत और गिरफ्तारियां हों तो फिर शायद बन सके वर्ल्ड रिकॉर्ड उनका, लेकिन ये एक शर्मनाक रिकॉर्ड ज़रूर है हमारी अदालतों के लिए भी और हमारे इस पूरे सिस्टम के लिए भी, और इनको गिरफ्तार रखने वालों के लिए भी शर्मनाक रिकॉर्ड है कि आप औरतों और बच्चों से भी अभी तक लड़ाई ख़त्म नहीं कर रहे। औरतों और बच्चों को भी आपने 1 साल हो गया है कि इस लड़ाई में हिस्सेदार बनाया हुआ है और आप लोग इनसे भी हार चुके हैं और फिर भी लड़ाई ख़त्म नहीं कर रहे हैं। तो ये उनके लिए भी एक शर्मनाक रिकॉर्ड है। आखिर में सिर्फ इतनी बात कहूँगी कि इस ख़त से ये भी पता चलता है कि सनम जावेद अभी तक पुरज़्म है, बाहिम्मत है, और हमें उसके ख़त में जो ये एक शरारत नज़र आती है यही उसका ख़ासा है, यही उसका ख़ासा है जो दूसरों को बुरा लगता है कि वो क्यों इतना जबर सहने के बावजूद भी मुस्कुरा रही है, वो क्यों अभी तक इमरान खान की अक्स वाली तस्वीरों वाली कपड़े पहनकर शर्ट्स पहनकर अदालतों में आती है, हंसती मुस्कुराती आती है, हंसती मुस्कुराती चली जाती है। तो वो नाजुक सी लड़की जिसको ये समझते थे कि कांच की गुड़िया है, वनोशी गिलानी साहिबा ने बड़ा अच्छा लिखा है कि वो तो आहनी निकली है। तो यही उसकी मुस्कुराहट जो है उसका हथियार है, उसका जेवर है, लेकिन दूसरे को यही चीज़ तकलीफ़ दे रही है जिसकी वजह से 1 साल होने को है लेकिन ये लड़की अभी तक बाहर नहीं निकल सकी है जेल से। तो उनकी इस शरारत भरे ख़त से और आखिरी सवाल से ये जहाँ बेहिसी का अंदाज़ा होता है अदालती निज़ाम के, वहीं उनकी हिम्मत का भी अंदाज़ा होता है कि वो कितनी ब्रेव है और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर आज भी कितना ज़बरदस्त है। अब आखिर में जी इतना बता दूं कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो उनकी जो टिकटॉकर किस्म की हुकूमत है वो अभी तक उसी तरह उसी चीज़ों में उलझी हुई हैं कि कुछ भी ऐलान कर दो और उसके बाद बल्ले बल्ले करवा लो कि जी बड़ा काम हो रहा है। अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जी रोटी जो है वो 16 रुपये की बिकेगी पंजाब के हर शहर में, और इसके ऊपर अमल दरामद के लिए तमाम जो ज़िले इंतज़ामिया उसको भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। और जब ये खबर मैंने सुनी थी तो मुझे उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि नान भाई और जो रोटी एसोसिएशन है वो टोटली इसको रिजेक्ट कर देंगे और अगर इन पे ज़ोर ज़बरदस्ती की गई तो फिर वो हड़ताल पे चले जाएंगे। ऐसी ही कोई सूरत हाल बनेगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप एक ऐलान कर दें और चलो जी चीज़ सस्ती हो गई। अगर इतना ही आसान होता तो कोई भी ऐलान कर देता, किसी को गालियाँ खाने का शौक़ तो नहीं होता। असल बात यह कि आप उनके जो बाकी लवाजमात हैं वो पूरे करेंगे, उनके बाकी मसाइल हल करेंगे तो उन्हें भी वारा खाएगा ना। कि नान भाई जो है या तंदूर वाले जो हैं उनको 16 रुपये की रोटी वारा खाती है, वो कैसे ऐसा कर सकते हैं कि एक आटा जो उन्हें इतना महंगा मिल रहा हो और गैस भी महंगी मिल रही हो लेकिन रोटी वो सस्ती बेचना शुरू कर दें सिर्फ इसलिए कि जी शहजादी मोहतरमा ने हुक्म जारी कर दिया है। तो ये एक लतीफ़ा है, और ये लतीफ़ा सिर्फ वही लोग कर सकते हैं कि जो गवर्नेंस से बिल्कुल आरी लोग होते हैं, जिनको पता ही नहीं है, जो घर से उठ के वज़ीर आला बन जाते हैं। उनकी अक्ल में इतनी सलाहियत ही नहीं होती कि वो ये जांच सकें कि इस तरीके से एक ऑर्डर के ज़रिए ये चीज़ें जो है वो कम नहीं उनकी कीमत की जा सकती। उसके लिए आपको पूरा एक मैकेनिज़्म देखना पड़ता है। ऐसे तो कल आप ऐलान कर दें कि जी कल से पंजाब में जो पेट्रोल है वो भी 50 रुपये लीटर मिलेगा, तो क्या वो मिलना शुरू हो जाएगा? या आप कल से ऐलान कर दें कि जो बिजली का यूनिट है वो भी 5 रुपये फ़ी यूनिट मिलेगी बिजली, तो क्या पंजाब में 5 रुपये फ़ी यूनिट मिलना शुरू हो जाएगी? तो ऐसे नहीं होता कि आप एक ऐलान कर देंगे और वैसे ही चीज़ें हो जाएंगी। या आपकी जाती उमरा की कोई वो नहीं है, सल्तनत नहीं है कि जिसमें आप जो ऐलान कर देंगे उसी वक्त हो जाएगा। ये 25 करोड़ लोगों का एक मुल्क है और आपका जो सूबा है वो भी 12-13 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल है। अब नान भाई एसोसिएशन ने फौरी तौर पर उस पर रिएक्शन देते हुए ये बात की है कि जनाब हमें तो किसी तरह सूट ही नहीं करती ये रोटी 16 रुपये की। यानी आप जब हम 2200 रुपये का आटा ले रहे थे, अब 2800 रुपये का आटा ले रहे हैं, हमने कीमत नहीं बढ़ाई। उसके बाद गैस की कीमत कहीं से कहीं पहुंच गई है, तो हमें कैसे उसमें कॉस्ट ही हमारी पूरी नहीं होती, 16 रुपये की रोटी हम कैसे बेचेंगे? तो आप क्या बात करें, या तो आप ये हो ना कि आप गंदम भी सस्ती करें या आप गैस भी सस्ती करें, तो फिर हम पेट्रोल भी सस्ता करें, जाहिर है जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन में पैसे लगते हैं, तो फिर आप हमें कहें कि हाँ भाई 16 रुपये की रोटी बेचो तो बात भी है। तो उनकी कॉस्ट वहीं की वहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जी कीमत कम कर दें, तो वो कैसे करेंगे? तो जाहिर सी बात है वो
इसके ऊपर रेजिस्ट करेंगे। अगर आप ज़्यादा सख्ती करेंगे तो वो फिर हड़ताल पे चले जाएंगे, तो ये कुछ होगा। तो ये वो लोग जिनको 10 रुपए की रोटी इमरान खान के दौर में बड़ी महंगी लगती थी, 12 रुपए की बड़ी महंगी लगती थी, आज 16 रुपए की रोटी करके बड़े खुशियां मना रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो ये 16 रुपए की भी रोटी कहीं से मिलेगी नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इनको 600 रुपए या 700 रुपए का लॉन का सूट कहीं से मिल रहा है। शायद उन्हीं ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में इनको 16 रुपए की रोटी भी मिल जाए, और इसी तरह उन्हीं ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में ये 200 रुपए 200 यूनिट बिजली के फ्री वो भी लोगों को दे रहे होंगे। तो ये जो ख्वाब ख्याल की दुनिया है, टिकटॉक की जो दुनिया है, उनकी जहाँ पे हुकूमत है वहाँ पे शायद वो दुरुस्ती कर रही हो, लेकिन हकीकत की दुनिया से इन चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।